देखो दोस्तों, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। मैं आपको बता रहा था कि राजेंद्र प्रसाद कहीं ना कहीं यह मानते थे, और राजेंद्र प्रसाद का एक वक्तव्य आता है संविधान सभा की चर्चा के दौरान, और वो कहते हैं कि प्रारूप समिति का जो हमने चेयरपर्सन जिसे नियुक्त किया था, यानी भीमराव अंबेडकर को नियुक्त किया था, वो बहुत ही सही कदम था। इससे बेहतर कदम और कोई नहीं हो सकता था। हालांकि राजेंद्र प्रसाद बाकी संविधान सभा के सदस्यों की भी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, और कहते हैं जिस तरह से संविधान के बाकी सदस्यों ने लगनशीलता के साथ अपने कार्य को पूर्ण किया और उसके प्रति प्रतिबद्ध रहे, वो भी कहीं ना कहीं प्रशंसनीय है। ये तो चीज हुई कॉमन बात। अब हम पढ़ते हैं कि जो हम मूल 8 संविधान समिति थी, वो कहीं ना कहीं इन्हीं 3 लोगों के इर्द गिर्द थी। आप इन्हें 8 समिति को याद रखिएगा, क्योंकि इन समिति से सवाल बाहर नहीं पूछे जाते। जवाहरलाल नेहरू संघ समिति, संघीय शक्ति समिति, 2 समिति इनके पास थी। राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति, देशी रियासतों से वार्ताकार समिति, झंडा समिति, ये इनके पास थी। और सरदार पटेल, एक नाम में भूलना लिखना नहीं था, इनके पास समिति थी मौलिक अधिकार समिति, और अल्पसंख्यक समिति, और प्रांतीय समिति। ये थी 8 समिति। बी आर अम्बेडकर की प्रारूप समिति जिसके चेयरमैन थे, उसे हम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि वो अलग से ही पढ़ने की जरूरत है हमें। वास्तव में आप याद रखेंगे 8 समितियों की मूलतः संविधान सभा में 8 समिति थी, छोटी बड़ी लगभग 20 समितियां उससे भी ऊपर थी। जवाहरलाल नेहरू संघ समिति, संघीय शक्ति समिति, राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति, देशी रियासतों से, ये बच्चों ध्यान रखना दोस्तों याद से कि देशी रियासतों से वार्ताकार समिति के जो चेयरपर्सन थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, और प्रांतीय समिति के जो चेयरपर्सन थे वो सरदार पटेल थे, और झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो भी राजेंद्र प्रसाद थे। ये भी कई बार पेपर में पूछी गई है। संचालन समिति भी कई बार पूछी गई है, संघ समिति कई बार पूछी गई है जो मैं स्टार कर रहा हूं, और ये समिति भी पूछी गई है, और मौलिक अधिकार भी पूछी गई है। आज तक की विस्तृत मैंने काफी एनालिसिस किया है, काफी विश्लेषण किया है, तो देखा है कि इन समितियों से बाहर कोई भी सवाल नहीं गया। बी आर अम्बेडकर की प्रारूप समिति को हम अलग से डिस्कस करेंगे। आप नोट डाउन करें, फिर मैं रफ करता हूं। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं प्रारूप समिति। इसमें 1+6 की कंपोजिशन थी, इसकी संरचना थी। ध्यान रखना, इसके जो अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, और इसमें 6 सदस्य थे।
एजी आयंगकर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एजी आयंकर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला और एक थे अय्यर। स्टार्टिंग का नाम मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा, आप चेक कर लीजिएगा। अय्यर और दो सदस्य थे इसमें, एक था डीपी खेतान। डीपी खेतान, खेतान की मृत्यु हो जाती है और इनके स्थान पर आते हैं टीटी कृष्णा हमचारी। और दूसरे थे माधवराव और इनके स्थान पर आते हैं बीएल मित्र। ये हट जाते हैं, कुछ समय के बाद इनकी मृत्यु होती है, यानी डेथ होती है। ये बात आप ध्यान से रखेंगे, ठीक है। तो 6 सदस्य थे, ये भी पूछा जाता है सवाल कि टोटल कितने सदस्य थे, तो सदस्य 6 थे। लेकिन अगर आपसे संपूर्ण पूछा जाए तो 7 थे। अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर, और आप बाकी 4 आपको याद रहे ना रहे, लेकिन आपको ये 2 याद जरूर रखने होंगे कि डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है और उनके स्थान पर टीटी कृष्णा हमचारी आते हैं और माधवराव की स्थान पर बीएल मित्र उनकी जगह लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम आगे। और हाँ, एक बात और याद रखना, प्रारूप समिति का जो गठन था वो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ये भी सवाल कई बार पूछा गया था, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत। दोस्तों ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। इसमें थोड़ा सा ही आपको संक्षेप में ही जाने, ज्यादा नहीं जानने की जरूरत है। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन नैतिक मूल्यों को, जिन लोकतांत्रिक मूल्यों को संविधान में समाहित करना चाहते थे, और शासन, देश की शासन प्रशासन व्यवस्था क्या हो, क्या ब्रिटेन से मुक्त होने के बाद हमारे यहाँ सिर्फ वही व्यवस्था हो कि जिसकी लाठी होगी उसकी भैंस होगी, या फिर एक प्रॉपर वे में शासन व्यवस्था हो। तो कहीं ना कहीं जो हमारी ये विरासत थी, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उस स्वतंत्रता के दौरान जो नैतिक मूल्य थे, जो मानव मूल्य थे, जो लोगों का कल्याण सुनिश्चित करने वाले जो सिद्धांत थे, उनके प्रति प्रतिबद्ध थे। और कहीं ना कहीं वो उन्हें समाहित करने के लिए उन्होंने समाहित भी किया, और जब संविधान लागू हुआ तो इसकी भी हमने एक विस्तृत चर्चा यहां पर देखी थी। नेक्स्ट आता है स्वायत्त संस्थागत व्यवस्था। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप अच्छे से समझेंगे। संस्थागत व्यवस्था का मतलब क्या था? देखो दोस्तों, इसके 2 डायमेंशन, इसके 2 आयाम हैं। वो मुख्यतः यह हैं, नंबर 1, शक्तियों का पृथकीकरण कैसे हो, और दूसरा था केंद्र व राज्यों के बीच संबंध कैसे। ये 2 महत्वपूर्ण संस्थागत व्यवस्थाओं में ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दे थे कि शक्तियों का पृथक्करण कैसे हो और केंद्र व राज्यों के बीच संबंध कैसे हो।
शक्तियों का पृथकीकरण और केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, इसकी चर्चा में जब आपको अभी नेक्स्ट क्लास में या उससे नेक्स्ट क्लास में जब चर्चा करूंगा तो इसे मैं वहां पर अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन अभी आप समझें कि इसमें भी दो चीज समझेंगे आप। एक तीसरा पॉइंट और मेंशन करेंगे, शासन व्यवस्था कैसी है। कैसी है संसदात्मक हो या संघात्मक हो। और शक्तियों के पृथकीकरण की जब बात की गई तो न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, ये तीन क्षेत्रों की बात की गई। और केंद्र और राज्यों के बीच संबंध कैसे हो, ये कहीं ना कहीं जो ये वाला पॉइंट है इसी पर डिपेंड ये भी करते थे कि संसदात्मक सरकार होगी या संघात्मक सरकार होगी। तो ये भी आप उसी से समझ सकते हैं कि क्या राज्यों को पूर्ण स्वायत्तता दे दी जाए या उनका झुकाव केंद्र की तरफ किया जाए। एकात्मक प्रवृत्ति के लक्षण हो हमारे संविधान में। जब हम संविधान पढ़ेंगे तो इन चीजों को हम अच्छे से वहां पर एड्रेस करेंगे। दोस्तों इसके बाद बात क्या होती है कि यहां पर न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, तो संस्थागत व्यवस्थाओं में मेनली दो पर आप यही समझेंगे कि शासन व्यवस्था कैसी हो और शक्तियों का पृथक्करण कैसे हो और केंद्र राज्यों के बीच संबंध आप यहां पर इससे समझेंगे संसदात्मक व्यवस्था हो या संघात्मक हो। यहां पर राज्यों को पूर्ण स्वायत्तता होती है और यहां पर कहीं ना कहीं एकात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है। आप बिल्कुल भी संकोच ना करें, बिल्कुल भी डरे नहीं। इस चीज को मैं अभी जब संविधान की प्रकृति डिसाइड करूंगा और यूएसए कंपैरिजन बिटवीन टू स्टेट या टू कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, देन आई विल डिफाइन कि संसदात्मक सरकार क्या होती है और संघात्मक सरकार क्या होती है। वहां पर हम इसे अच्छे से एड्रेस करेंगे, इसे हम अच्छे से सीखेंगे। लेकिन आप सिर्फ यही समझे फिलहाल कि शासन व्यवस्था कैसी हो, इस बात पर चर्चा हुई और शक्ति का पृथकीकरण कैसे हो, यानी ये तीनों विंग्स सरकार की जो होती हैं वो कैसे अपना कार्य अलग अलग डोमेन में रहकर कर सकें। ये थी आपकी यहां तक की चर्चा, परिचर्चा। और अब कुछ कॉमन पॉइंट हैं वो लिख लेते हैं, आप इसे नोट डाउन करें। अगर इस चीज में आपको कोई दिक्कत आई हो तो आप कमेंट जरूर करें, मेरा प्रयास रहेगा मैं उसे समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। कुछ कॉमन पॉइंट है संविधान सभा के, उन्हें आप जरूर याद रखें। मैंने आपको बताया था 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है और अंतिम बैठक हमारी 24 जनवरी 1950 को होती है संविधान सभा की। दोस्तों ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। और मैं आपको बताऊं 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया था। आपको यह बात अच्छे से याद रखनी है। यहां पर कंफ्यूजन कई बार होता है बच्चों को कि 24 जनवरी या 26 जनवरी। यहां पर संविधान सिर्फ अंगीकृत किया गया था, अंगीकृत किया, हालांकि कुछ प्रावधान लागू भी किए।
लेकिन वास्तव में जो हमारा संविधान हम एक पूर्णतः गणराज्य बने, वो हम 24 जनवरी 1950 को बने थे। 26 नवंबर को इसीलिए विधि दिवस के रूप में भी, विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि हमारा संविधान सभी कानूनों का कानून है, सभी विधियों की विधि है, विधि कानून को कहते हैं, आप ध्यान रखना। तो इसीलिए 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में हम मनाते हैं, क्योंकि इस दिन, इस तारीख को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था। 24 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इसके बारे में कुछ मूलभूत जानकारी है, वो आप याद रखें। 11 अधिवेशन हुए थे हमारे 26 नवंबर 1949 को, जब हमारी बैठक हुई तो ये 11वां अधिवेशन था। और 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। तो टोटल हमारे यहां कितने हुए? 12 अधिवेशन। और अगर कभी आपसे पूछ ले, आज तक पूछा नहीं गया है, 3 वाचन हुए थे हमारे यहां। 3 वाचन हुए थे, जिसमें 166 दिन बहस चली थी। ये संख्यात्मक डाटा है, अगर आपको याद रहे तब भी ठीक है, नहीं रहे तब भी ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य बनता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसे आप याद रखेंगे। अधिवेशन 12 थे, वाचन 3 थे और 166 दिन बहस चली थी। और जो हमारा संविधान बनने में कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 डेज लगे थे हमारे संविधान को बनने में। इसे आप अच्छे से समझेंगे। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको जरूर समझ आई होगी। ध्यान रखना दोस्तों, संविधान सभा का जो सफर है, संविधान सभा का जो सफर है वो 9 दिसंबर 1946 से स्टार्ट होता है, 24 जनवरी 1950 को समाप्त होता है और 26 जनवरी 1949 को, इससे पहले हमारा संविधान अंगीकृत कर लिया गया था। और कुछ प्रावधान, कुल नहीं, कुछ प्रावधान यहाँ पर लागू हुए थे, इसीलिए सबसे बड़ी विधि बनी, सबसे बड़ा कानून बना, इसीलिए हम इसे विधि दिवस के रूप में बनाते हैं। सेकंड नंबर पर मैंने आपको बताया कि 26 नवंबर 1949 तक 11 अधिवेशन हुए थे। 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। 12वां अधिवेशन ये था, 3 वाचन हुए थे, 166 दिन बहस चली थी और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का पूरा समय लगा था। इसे आप याद रखेंगे। 2 पॉइंट और बस। हैदराबाद देसी रियासत ऐसी देसी रियासत थी जिसने, जहां से संविधान सभा में कोई भी सदस्य नहीं था। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ, लेकिन हम देखते हैं कि 14 अगस्त 1947 को विभाजन हो जाता है और इसके बाद यहां पर हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे वो 389 थे, लेकिन यहां पर जो टोटल सदस्य होते हैं वो 299 होते हैं। कहीं ना कहीं 90 सदस्य कहां पर चले जाते हैं? पाकिस्तान संविधान सदस्य में। तो ये भी आपको याद रखना है, 299 सदस्य। तो उम्मीद करता ये ध्यान रखना। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में 389 मेंबर थे। 14 अगस्त को विभाजन होता है और उसके बाद संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या बचती है 289 और 90 सदस्य कम हुए थे।
और हमारा संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ध्यान रखना, इसी दिन हमारा राष्ट्रीय गीत व गान दोनों अपनाए गए थे। नोट करके लिख लेना, राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को बनाया गया था और मूल संविधान में भाग 22 थे, अनुच्छेद 395 थे और अनुसूची 8 थी। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और जब हमारा संविधान लागू हुआ तब ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। लेबर पार्टी की सरकार थी। और ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी और ये मूल संविधान है ना कि मल संविधान है, सॉरी इसके लिए। और यहां पर 22 भाग थे, ये थे, और 8 अनुसूची थी। इसे भी आप याद रखेंगे। और एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा, मई 1949 में भारत के द्वारा राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की गई। इसका कॉन्सेप्ट अलग कॉन्सेप्ट है, मैं आपको इसको समझाऊंगा बाद में, लेकिन फिलहाल आप इतना ध्यान रखें जितना मैंने बताया है। और कल से हम संविधान का ओवरव्यू पढ़ेंगे, संविधान की प्रकृति पढ़ेंगे और जो भी उसकी मूलभूत बातें हैं उन्हें भी हम जानेंगे। और इसके बाद यहीं से हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं वो स्टार्ट होते हैं। आप एक बार रिवाइज करें। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट जरूर करें। हमारा पूरा प्रयास रहेगा हमारी तरफ से आपको उसका निदान किए जाने का, ताकि आपको कोई भी समस्या न हो। थैंक यू क्लास, मिलते हैं कल। थैंक यू।